तो कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस मुठभेड़ में बदमाश एलगार सिंह मारा गया। पुलिस वालों पर हमला करने में शामिल था एलगार सिंह। मुख्य आरोपी मोती सिंह का भाई एलगार मारा गया है। हमले का मुख्य आरोपी मोती सिंह हालांकि अब भी फरार है। सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या में शामिल था एलगार सिंह। एलगार सिंह ने दारोगा पर भी हमला किया था। वारंट तामील कराने गई टीम पर बदमाशों ने हमला किया था। मुख्य आरोपी मोती सिंह पर 11 केस दर्ज हैं। अवैध शराब मामले में कार्रवाई करने गई थी पुलिस और इस पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था। एक सिपाही शहीद हो गए और अब शहीद के हत्यारों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी जो मोती सिंह है उस पर 11 केस दर्ज हैं। अवैध शराब का यह पूरा कारोबार चल रहा था इस इलाके में और इसीलिए वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी। पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और उसी मामले में अब एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जिस आरोपी को ढेर किया गया है उसकी पहचान मुख्य आरोपी मोती सिंह के भाई एलगार सिंह के रूप में हुई है। तो यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई। पुलिस के एनकाउंटर में बदमाश एलगार सिंह मारा गया। एलगार सिंह पुलिस वालों पर हमला करने में शामिल था। एलगार सिंह मुख्य आरोपी मोती सिंह का भाई है जो अब भी फरार है। मुख्य आरोपी मोती सिंह पर आपको बता दें 11 केस दर्ज हैं। वहीं यूपी सरकार ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है और शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। कासगंज में बड़ी वारदात होती है। वारंट अमल कराने आए पुलिस के ऊपर हमला होता है। एक सिपाही की पीट कर हत्या कर दी जाती है। साथ ही एक दरोगा को इतनी बुरी तरीके से पिटाया जाता है कि वो लहू लुहान हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस का ऑपरेशन शुरू होता है और इस समय हम इस समय देखिए घटनास्थल पर हैं। यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है और जो मुख्य आरोपी है मोती सिंह जो सहयोगी था उसका सगा भाई एलगार सिंह उसका एनकाउंटर हुआ है। उसे मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। ये क्राइम स्पॉट है। यहाँ पर देखिए तमंचा पड़ा हुआ है जो कि बरामद हुआ है। ये ब्लड है जो निकला है उसके यहीं पे एनकाउंटर हुआ है। ये मेन घटना स्थल है। जिस प्रकार से बदमाश बेखौफ हुए थे उन्होंने पुलिस कर्मी की हत्या कर दी थी। उसके बाद अब लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। फिलहाल अभी मोती सिंह जरूर फरार है लेकिन उसका भाई ढेर हो चुका है। कैमरामैन गीतम के साथ शुभ्रत द्विवेदी, जी मीडिया, कासगंज। तो यूपी के कासगंज में शराब माफिया के साथ मुठभेड़ के बाद हमारे संवाददाता ने कासगंज के एसपी मनोज सोनकर से खास बातचीत की। कासगंज में दुस्साहसिक वारदात होती है। एक सिपाही की पीट कर हत्या कर दी जाती है और एक दरोगा को लहू लुहान कर दिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है पुलिस का एक्शन और एनकाउंटर होता है जिसमें बदमाश को ढेर कर दिया जाता है। बात करने के लिए जले कप्तान हमारे साथ हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम में क्या हुआ है? ये कल बीती रात में पुलिस वांछित अभियुक्तों की तलाश करने आई थी जिसमें बदमाशों द्वारा हमारे सब इंस्पेक्टर को पीट कर लहू लुहान कर दिया गया था जिनका अलीगढ़ इलाज चल रहा है। और हमारे एक सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उनको जो है तो उनके परिवारीजनों द्वारा सूचना कर दी गई है और मौके पे मैं उपस्थित हूँ। बीती रात में जो बदमाश वांछित भी हमारे मुकदमे में चल रहा था एहलकार सनर भूवलाल नगला धीमर का नगला भिकारी के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हुआ था जिसको सीएससी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। कुछ बदमाश भागने में सफल हो गए। हमारी टीम लगातार काम्बिंग कर रही है और हमारे जो कर्मचारियों से असलहा छीना गया था उसकी भी काम्बिंग करके उसकी भी तलाश की जा रही है। जैसे ही ये असलहा हमारा बरामद होगा और अन्य अभियुक्त पकड़े जाएंगे आपको सूचित किया जाएगा। सर, बड़ी घटना हुई है। इसमें कितने अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है और कितने अभी फरार हैं इसमें? अभी इसमें 2 अभियुक्त नामजद हुए हैं। हमारे जो सब इंस्पेक्टर घायल हैं जिनका अलीगढ़ में इलाज चल रहा है उन्होंने इस नगला धीमर गांव के ही मोती और प्लस एहलकार जो कि अभी मुठभेड़ में पुलिस मुठभेड़ में मृत पाए गए हैं 2 लोगों का नाम लिया है और साथ में अन्य बदमाशों के बारे में भी बताया है। जैसे ही इलाज के दौरान और उनका स्वास्थ्य ठीक होगा अन्य बदमाशों को उनके द्वारा जो बताया जाएगा जानकारी करके तथ्य जुटा करके साक्ष्य जुटा करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, बाकियों की संख्या क्या छोड़ने वाला है? कब तक उन्हें कर लेंगे? हमारी 3 टीमें लगातार इस पे कार्य कर रही है। जैसे हमें सफलता मिले कि आपका अवगत कराया जाएगा। तो ये थे एसपी कासगंज जिन्होंने साफ बताया कि जो आरोपी बचे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द सभी आरोपी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। कैमरामैन गीतम के साथ
शोभा चतुर्वेदी, जी मीडिया, कासगंज। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, जैसे कि एसपी बता रहे थे कि 3 टीमों का गठन कर दिया गया है, पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है पुलिस की ये टीम, और एक आरोपी को तो ढेर कर ही दिया गया है। अब जो बाकी आरोपी है, एक मुख्य आरोपी और बाकी लोगों के जिनके नाम लिए गए हैं, अब कहां-कहां ये छापेमारी की जा रही है? देखिए, जो पूरी रेंज है, उस रेंज की जो पुलिस है वो इस ऑपरेशन में लगी हुई है। 2 आरोपी थे मुख्य, जो कि मोती और एलकार की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। मोती की तलाश की जा रही है और इसके अलावा जो भी लोग बाकी इस हमले के अंदर थे, शामिल थे, उन सब की भी तलाश की जा रही है। कल जिस तरह से पुलिस को सूचना मिली थी कि दोबारा से वहाँ पर शराब का काम हो रहा है, अवैध शराब का काम हो रहा है, और पहले भी लगातार वो काम करते रहे हैं, क्योंकि मोती के ऊपर करीब दर्जन भर मामले दर्ज हैं, जो कि अलग अलग धाराओं के साथ साथ एक्साइज एक्ट के भी हैं, और वहीं एलकार के ऊपर भी 4 मामले दर्ज थे, जिसमें एक्साइज एक्ट के भी मामले दर्ज थे। तो उसी के बाद अशोक कुमार, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, और सिपाही देवेंद्र, ये दोनों वहां पर गए थे, छापेमारी के लिए भी गए थे और साथ ही साथ नोटिस सर्व करने के लिए गए थे, जिसके बाद दोनों के ऊपर मोती और एलकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर के हमला किया था। सिपाही देवेंद्र की इस हमले में मौत हो गई और अशोक इसमें गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अभी अलीगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। 2 लोगों के नाम अशोक कुमार ने अभी बताया, क्योंकि दोनों मुख्य आरोपी थे और इन्हीं की सरपरस्ती में कहें तो ये शराब माफियाओं का जो पूरा जो अवैध कारोबार चल रहा था, वो चल रहा था। इसी के बाद जैसे अशोक कुमार की हालत ठीक हो जाएगी तो बाकी जो भी आरोपी हैं उनकी भी पहचान की जाएगी। इस समय पुलिस के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो मोती की तलाश करना है, ताकि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके, क्योंकि कासगंज इलाके के अंदर जो थाना क्षेत्र है, जहां पर ये अवैध शराब का काम चल रहा था, उसमें वो काफ़ी सक्रिय है और पिछले काफ़ी सालों से अवैध शराब का कारोबार करता रहा है, जिसको लगातार रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो अपने नेटवर्क की वजह से बार बार इस शराब के काम को शुरू कर देता था। इसी वजह से कल ये जब दोनों पुलिसकर्मी गए थे, उस दौरान ये हमला हुआ। अब पुलिस का कहना है कि एनएसए लगा दिया गया है। हालांकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है पुलिस एनकाउंटर में। मोती, जो कि मुख्य आरोपी है, उसकी तलाश की जा रही है, एनएसए लगा दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उनको गिरफ्त में ले लिया जाएगा, क्योंकि जो टीम जो लगी हुई है, उन्होंने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और जहां जहां पे भी वो छिपा हो सकता है, उस जगह पर तलाश की जा रही है। जी, इस भयावह घटना के बाद मुख्यमंत्री भी जो हैं वो प्रशासनिक अमले से पल पल की जानकारी ले रहे हैं, टीमों का गठन कर दिया गया है। लेकिन जैसा बता रहे हैं कि इतने केस पहले से दर्ज थे, यानी कि ये अवैध शराब का जो कारोबार है इतने सालों से यहाँ पर फल फूल रहा था। इसी से समझा जा सकता है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी क्या संदेह है कि संलिप्तता यहाँ पर पुलिस महकमे की भी हो सकती है, या कौन लोग इनको शह दे रहे थे, उन तक भी पहुंचना बहुत जरूरी। निश्चित तौर पर मीमांसा, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल इतने सालों से एक ही एक्टिविटीज़ को कर रहा है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से सहायता मिल रही है, चाहे वो पुलिस की तरफ से मदद मिल रही हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल रही हो, चाहे किसी नेता की तरफ से मदद मिल रही हो। और अमूमन इस तरह का होता है कि जब भी कोई क्रिमिनल एक किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो वो लगातार उसी क्राइम को करता है। हालांकि पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है, गिरफ्तार करती है, लेकिन एक प्रोसेस होता है। जब भी किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अदालत में पेश किया जाता है, और जहाँ पर अगर केस चलता है उसी दौरान में कभी सबूतों के अभाव में वो छूट जाता है, या कभी उसे जेल से जमानत मिल जाती है। और अक्सर ऐसा हुआ है कि अपराधी जो लगातार इस तरह के अपराध में रहते हैं वो जेल जाते हैं, छूट करके आते हैं, दोबारा से वो अपराध में शामिल हो जाते हैं। और कहीं जब उन्हें लगता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदद नहीं कर रहा है या पुलिस का दबाव ज़्यादा बढ़ गया है, तो कई बार इस तरह की हरकतें होती हैं कि जब वो एकदम से वो पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अगर आप कल के हमले की बात करें तो निश्चित तौर पर जो पुलिस है वो लगातार रोकने की कोशिश कर रही होगी, और इसी दबाव में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के पुलिस पर हमला किया, क्योंकि पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ नहीं गई थी और पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो अपराधी लगातार इस तरह के अपराध कर रहा है, जिसको पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है, मामले दर्ज कर चुकी है, वो इस तरह से पुलिस टीम के ऊपर हमला करेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपराधियों को ये संरक्षण मिलता है, वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और जिसके सहारे ये इतना फल फूल जाते हैं। और ऐसे में एक और नाम इस वक्त जो सुर्खियों में चल रहा है और उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। आप सोचिए कि वो खुद को पंजाब में सुरक्षित मानता है और यूपी के जेल में शिफ्ट किए जाने का सुप्रीम कोर्ट में विरोध कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि पंजाब में जिस रंगदारी केस में वो जेल में है उसमें 2 साल से वो जमानत नहीं मांग रहा
और आखिर क्या वजह है कि खुद पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि मुख्तार को यूपी जेल में शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज दिया है और अवगत करा दिया गया है कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमारी घटना, हमारे साथ कभी भी घटना घट सकती है, हमारी हत्या हो सकती है और निश्चित तौर से मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी जो पंजाब के जेल में बंद है, उनके खिलाफ अगर हम ये करेंगे तो मेरे खिलाफ ये कुछ भी ये करवा सकते हैं। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताते हुए योगी सरकार से सुरक्षा मांग रहे इस व्यक्ति का परिचय जान लीजिए। ये यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। 2019 में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। प्रियंका गांधी अजय राय के लिए प्रचार कर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस नेता अजय राय को योगी सरकार से सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज दिया है और अवगत करा दिया गया है कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमारी घटना, हमारे साथ कभी भी घटना घट सकती है, हमारी हत्या हो सकती है और निश्चित तौर से मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी जो पंजाब के जेल में बंद है, उनके खिलाफ अगर हम ये करेंगे तो मेरे खिलाफ ये कुछ भी ये करवा सकते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह तत्काल हमारी सुरक्षा, हमारे जितने भी साथी दोस्त हैं, सबकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। सोचिए, एक और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से खतरा बताकर सुरक्षा मांग रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पर मुख्तार अंसारी को बचाने के आरोप है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी अक्टूबर 2020 से बेड रेस्ट पर है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार को डिप्रेशन समेत कई बीमारियां हैं और यूपी सरकार उसे लगातार यूपी लाने की कोशिश कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार मुख्तार को बचा रही है और इसकी वजह से मुख्तार के खिलाफ यूपी में गंभीर मामलों में ट्रायल रुका हुआ है। किस आधार पर पंजाब के जेल के पुलिस अधिकारी, जेल सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को आधार बनाकर किन कारणों से नहीं भेज रहे हैं? बड़ा स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण पंजाब में है। मुख्तार करीब 2 साल से मामूली आरोप में पंजाब की जेल में है। सोचिए, क्या वजह है कि वो जमानत भी नहीं मांग रहा? क्या इसके पीछे वजह यह है कि जमानत मिलते ही उसे यूपी आना पड़ सकता है? ऐसे ही सवालों को लेकर मऊ के एक व्यापारी अशोक सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि कांग्रेस को मुख्तार से इतना ही प्रेम है तो उसे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते। तो मुख्तार अंसारी से उनके पार्टी के लोग ही डर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह का उनको संरक्षण देना यह हमारे समझ के परे है और लोगों के समझ के परे है कि आखिर इस तरह का अगाध प्रेम क्यों इनके प्रति जगा हुआ है। यह या तो इस तरह के लोगों को हमेशा प्रसाद देते आए हैं लोग, इस तरह का इनका स्वभाव है और हम कहेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दें, अब से भी सद्बुद्धि दें इनको कि उनको वहाँ से अपने अमरिंदर सिंह सरकार से कहें, पंजाब सरकार से कि उनको भाई भेज दो, आप यहाँ न्याय होना है उत्तर प्रदेश में। सवाल यह है कि मुख्तार जैसा माफिया पंजाब की जेल में रहकर क्यों खुश है? क्यों पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में मांग कर रही है कि मुख्तार पर यूपी में दर्ज सभी केस पंजाब में ट्रांसफर किए जाएं? क्या वाकई कांग्रेस की मेहरबानियों से मुख्तार यूपी में ट्रायल से बच रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को मुख्तार से हमदर्दी है या फिर अपने नेता से? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में आई हुई त्रासदी के बारे में आपको अपडेट दे दें। इस आपदा में लापता लोगों की जो संख्या है वो 206 हो गई है। तपोवन टनल में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। मलबा हटाकर टनल में लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू मिशन में लगातार लगे हुए हैं आईटीबीपी के जवान और मुश्किल ये आ रही है कि मलबा जितना हटाया जा रहा है उतना पीछे से पानी भी आ रहा है और ऐसे में आगे बढ़ना इस रेस्क्यू टीम के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ है। उत्तराखंड में रविवार को यह सैलाब आया जिसमें 33 जिंदगियां समा गई। रविवार को ग्लेशियर फटने के बाद पानी का जो सैलाब आया वो तपोवन डैम पर काम कर रहे कई मजदूरों के लिए जानलेवा साबित हुआ। यहाँ 250 मीटर लंबी सुरंग में मलबा भर जाने से कई मजदूर अंदर ही फंसे रह गए, जिन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे ग्राउंड जीरो आपको लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जो रेस्क्यू टीम इस वक्त वहां पर लगी हुई है, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पीछे से पानी भी अब आ रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती। अब रेस्क्यू टीम क्या जानकारी आपको दे रही है, कैसे आगे बढ़ रहा है और क्या चुनौतियां हैं, और कुछ और जिंदगियों के बचने की उम्मीद वहां पर कितनी नजर आ रही है? मीमांसा, मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें देखिए, यही वो सामने टनल है जहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। आज तीसरा दिन है, अब करीब 72 घंटे का वक्त हो चुका है। शुरुआत के जो 2 दिन थे, पहले 2 दिन में जो रेस्क्यू टीम थी वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी वो मलबा हटा लेंगे। लेकिन कल शाम होते होते एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और सेना की टीम जो यहां पर लगी हुई हैं, उन्हें यह पता चल गया कि वो जितना मलबा हटा रहे हैं पीछे से मलबा और पानी आगे आता जा रहा है। यानी कि वो मलबा हटा तो रहे हैं लेकिन वो टनल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक दिन पहले जो बात हुई, कहा गया 130 मीटर तक पहुंचे हैं। कल रात को जो मेरी बात हुई, कहा गया 150 मीटर तक पहुंचे हैं। सवेरे मेरी फिर एक बार बात हुई, उन्होंने कहा बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम जितना मलबा हटाते हैं और मलबा और पानी आ जाता है, हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। हम मलबा हटाए चले जा रहे हैं लेकिन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा। खोजी कुत्तों का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन कैमरा का सहारा लिया जा रहा है ताकि आगे की स्थिति क्या है यह समझा जा सके। जितना मलबा हटा दिया गया उसके बाद आगे और कितना मलबा है यह समझा जा सके, लेकिन कोई भी तकनीक यहां पर सफल नहीं हो रही है। यह बताया ही नहीं जा पा रहा, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है कि कितना और समय लगेगा इस टनल से मलबा हटाने में। जो आज सवेरे मेरी एनडीआरएफ से बात हुई, उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत संभव है कि आज का दिन निर्णायक साबित हो, हम सारा मलबा हटा लें। लेकिन यही बात कल भी कही गई थी। आप समझ सकते हैं कि इन टीम्स के लिए कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दिन रात, पूरी रात कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा लेकिन उन लोगों से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया जो इस टनल में फंसे हुए हैं। साथ ही अब जो रेस्क्यू में लगे हैं उनके मन में भी यह सवाल है, 72 घंटे हो गए हैं, जो लोग अंदर फंसे हैं उनके सकुशल वापस लौटने की उम्मीद अब कितनी है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है।